वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो। इसमें हमारा हेडलाइन है न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ये नेशनल अफेयर्स का न्यूज़ है, इसको हम यहीं पर डिस्कस करेंगे, बाकी नेशनल अफेयर्स में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मैकलाघलिन लेब्रोन डुप्लांटिस ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। ये दो अलग अलग प्लेयर्स हैं, इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके ऊपर रखा गया? मनोहर पर्रिकर जी के ऊपर रखा गया है। इसको भी हम लोग यहीं डिस्कस कर लिए हैं, वहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इसके बाद HS प्रणय ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में विक्टर एक्सलेन को हराया है। BWF थाईलैंड में हो रहा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद केरल के बीज फार्म को घोषित किया गया है भारत में पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी ने जीता है स्वर्ण पदक। मेघाना अहलावत चुनी गई हैं TTFI की पहली महिला अध्यक्ष। कनाडा में शुरू हुआ है COP15 UN जैविक विविधता सम्मेलन। भारतीय मूल की वीना नायर हुई हैं ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित, ये भी हेडलाइन में था। इसके बाद हमारा जो सीरीज होता है मेन का, वो है डेज एंड इवेंट्स का पहला सीरीज होता है। इसमें यूनिसेफ दिवस मनाया गया है 21 दिसंबर को। क्यों मनाया गया है? क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो बच्चे विस्थापित हो गए थे ना, उनके पोषण के लिए, शिक्षा के लिए और सामान्य कल्याण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 2022 की जो थीम है यूनिसेफ दिवस की, वो है ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व्स बेटर, ये इसकी थीम है। यूनिसेफ के बारे में हमने चीज़ें कुछ डिस्कस कर ही ली थी। इसके बाद कुछ चीज़ें इसमें जानने वाली बात यह है कि 1965 में यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। 2006 में प्रिंसेप ऑफ ऑस्ट्यूरिसिस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था यूनिसेफ को। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। स्थापना 11 दिसंबर 1946 हमने डिस्कस कर लिया था। संस्थापक कौन थे? लुडविग राजचमन थे। इस समय इसकी जो प्रमुख हैं वो कैथरीन M रसेल है। नेशनल अफेयर्स में कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक न्यायमूर्ति वाला था, हमने डिस्कस कर लिया है। इंडिया एंड वर्ल्ड के सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक 13 दिसंबर से शुरू होने वाली है। तो इस डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की जो बैठक होगी वो कहाँ पर होगी? मुंबई में शुरू होगी 13 दिसंबर से, आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही एक चीज़ और जानने वाली बात है कि पहली G20 वित्त और सेंट्रल बैंक टिपिटी की जो बैठक होने वाली है वो 13 दिसंबर से ही बेंगलुरु में शुरू होने वाली है। तो 2 बैठकें होंगी, एक वित्त और सेंट्रल बैंक डिप्टी का होगा, वो बेंगलुरु में होगा, और एक डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप का होगा, वो मुंबई में होगा। ये भी याद रखने वाली बात है। इसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स में अगला न्यूज़ है, संयुक्त अरब अमीरात ने पहले अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने, UAE ने किया है। इस कहाँ से किया है? SpaceX फाल्कन 9 की एक रॉकेट है जो अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले गया है। इसका जो नाम है ना वो रसीद रोवर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। UAE के जो चंद्रयान का रोवर है उसका नाम रसीद रोवर है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसको जो है ना जापान की मदद से भी बनाया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज की सीरीज में है, कनाडा में शुरू हुआ है COP15 जैविक विविधता पर संयुक्त सम्मेलन। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कनाडा में कहाँ पर हुआ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। मॉन्ट्रियल कनाडा की राजधानी है, ये आप लोग याद रखिएगा। 7 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाला यह जो है सम्मेलन है। इसकी जो अध्यक्षता थी ना पहले भाग की, उसको चीन ने किया था, परंतु जो चीन में मतलब कोविड आ गया तो चीन को इससे बर्खास्त कर दिया गया, और अभी इसका जो दूसरा भाग है वो कनाडा इसकी मेज़बानी कर रहा है। पहले भाग की मेज़बानी चीन ने किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हालांकि अगर ऑफिशियली आता है कि मॉन्ट्रियल में COP15 का मेज़बान कौन है, तो अभी भी चीन मेज़बानी कर रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज की अगली सीरीज में है G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करेगा वाराणसी। तो 3 हमने डिस्कस किया था इसमें। डेवलपमेंट वर्क का जो मुंबई में होगा, एक वित्त का किया था वो कहाँ पर होगा? वो बेंगलुरु में होगा। और G20 विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में होगी, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद
इसमें और बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो देख लेना ज़रूरी है। G20 सेरेपा की बैठक राजस्थान के उदयपुर में 5 से 7 दिसंबर तक हुई थी, हमने इसको डिस्कस भी किया था। G20 जो है 80% इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है वर्ल्ड वाइड। इसके बाद अवार्ड्स एंड सीरीज, अवार्ड्स ऑर्बिटरीज की सीरीज में, ऑर्बिटरीज मतलब जिनका निधन हुआ है, तो प्रमुख फुटबॉल पत्रकार जो हैं ग्रांट वाहल का कतर में निधन हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ये प्रमुख फुटबॉल पत्रकार ग्रांट वाहल थे। इनका दिसंबर 2022 में निधन हो गया। कहाँ पर हुआ है? कतर में हुआ है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद वो एक बुक भी लिखे थे, द वेकहम एक्सपेरिमेंट, एक पुस्तक लिखी थी 2009 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। किसने लिखा था? फुटबॉल पत्रकार जो हैं ग्रांट वाहल ने एक पुस्तक लिखी थी, द वेकहम एक्सपेरिमेंट। इसके बाद वयोवृद्ध लावड़ी गायिका सुलोचना चौहान का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लावड़ी एक महाराष्ट्रन जो है ना पारंपरिक गीत है, उसमें ये इनकी महारत थी सुलोचना चौहान की, और इनका निधन हो गया है 10 दिसंबर 2022 को। ये आप लोग याद रखिएगा। एक चीज़ और जानने वाली बात है कि चौहान को मार्च 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और उन्हें लावड़ी समरदनी यानी लावड़ी की रानी कहा जाता था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक चीज़ और है इसमें कि 2010 में चौहान जी को लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारतीय मूल की वीना नायर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। वीना नायर एक ऑस्ट्रेलियन शिक्षक हैं जो विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। हेडलाइन में भी हमने इसको डिस्कस किया था। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स की सीरीज में है जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा इसकी पुरस्कार की घोषणा की जाती है 2022 की। तो किसको दिया गया है ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें 4 कैटेगरी में पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 3 पुरस्कार जो है भारतीयों को दिए जाते हैं और एक पुरस्कार बाहर के लोगों यानी फॉरेन के लोगों को दिया जाता है जो गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। जमनालाल बजाज फाउंडेशन की स्थापना की बात करें तो 1977 में हुई थी। जमनालाल बजाज जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों में से एक थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की अगली सीरीज में देखेंगे मैकलाघिन, लेवरोन तथा डुप्लांटिस ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। कौन कौन थे ये? मैकलाघिन जो थे वो अमेरिकी बाधा खिलाड़ी थे सिडनी में। इसके बाद जो है ना ये डुप्लांटिस जो थे वो स्वीडिश पोल वाल्टर खिलाड़ी थे। ये आप लोग स्वीडिश पोल खिलाड़ी थे, इनका पूरा नाम वाल्टर आर्मंड डुप्लांटिस था। इन्होंने वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता हुआ है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही हमारा जो अपॉइंटमेंट्स का सीरीज है वो शुरू होता है। पीटी ऊषा बनी है भारतीय ओलंपिक संघ। ये आप लोग याद रखिएगा। ओलंपिक संघ सिर्फ नहीं है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। 10 दिसंबर 2022 को इन्होंने ऑफिशियली इनको चुना गया है। इसके बाद अजय पटेल, गगन नारंग और राजलक्ष्मी एस देव को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तीनों लोग उपाध्यक्ष हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पीटी ऊषा जी के बारे में जाने तो इन्होंने कई एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में 400 मीटर की बाधा दौड़ में चौथे स्थान पर रही हैं पीटी ऊषा जी। इसके बाद किसने इनकी नियुक्ति की है? तो सर्वोच्च चुनाव जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश LN राव की देखरेख में हुआ है, जिसमें पीटी ऊषा को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अपॉइंटमेंट्स की अगली सीरीज में है TTFI की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं मेघना अहलावत। TTFI क्या है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। अहलावत जो है ना, मेघना अहलावत जी जो हैं ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और मेघना अहलावत इसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। इसके साथ ही 8वीं बार राष्ट्रीय चैंपियन के मेहता TTFI के नए महासचिव चुने गए हैं। PN रेड्डी जो है वो
TTFI के कोषाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। TTFI के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इस भारत में जो टेबल टेनिस का खेल है उसमें ये शासी निकाय के रूप में कार्य करता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। TTFI जो है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का संस्थापक सदस्य भी रहा है। इसके साथ ही यह जानने वाली बात है कि दुष्यंत चौटाला को 30 जनवरी 2017 को TTFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जो TTFI के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष रह चुके हैं। तो दुष्यंत चौटाला TTFI के सबसे युवा अध्यक्ष रह चुके हैं और इनकी पत्नी जो है अहलावत जी अभी वो इसके अध्यक्ष बनी हुई हैं। TTFI का स्थापना हुआ था 1926 में। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसमें जो सदस्यता है वो 32 राज्य इकाइयाँ हैं। 32 राज्य इकाइयाँ का मतलब 28 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी इसकी जो है वो सदस्य हैं। इसके बाद इसके सचिव कौन है? अरुण कुमार बनर्जी इसके सचिव हैं। इसके बाद हमारा स्पोर्ट्स का सीरीज होता है। स्पोर्ट्स में HS प्रणय ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में विक्टर एक्सलेना को हराया है। HS प्रणय अपने यहाँ के हैं और ये कहाँ पर हो रहा है? बैंकॉक थाईलैंड में BWF टूर फाइनल्स हो रहा था, उसमें इन्होंने हराया है। प्रणय की 7 मुकाबलों में यह दूसरी जीत है, ये भी जानने वाली बात है। इसके साथ ही अगला हमारा जो न्यूज़ है वो 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022। सबसे पहले जान लीजिए ये रेगाटा होता क्या है। रेगाटा एक पानी में मान लीजिए ये पानी है, इसमें एक इस तरीके का प्लेट होता है। यहाँ पर प्लेयर खड़ा होता है और इसके हाथ में यहाँ से एक रस्सी बंधी होती है और वो आगे बढ़ती रहती है। आपने फिल्मों में ये खेल देखा होगा। तो रेगाटा उसी खेल का नाम है। 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी ने जीता है स्वर्ण पदक। कहाँ पर हो रहा है? ये भी फुकेट थाईलैंड में हो रहा है। ये फुकेट थाईलैंड में हो रहा है। कौन सा? किंग्स कप रेगाटा 2022 फुकेट थाईलैंड में हो रहा है। कौन सा संस्करण है? 34वां संस्करण है इसका 34वां संस्करण है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जानने वाली बात यह है कि आनंदी ने जापानी ओपन स्किप्स नेशनल 2022 में भी भाग लिया था। किंग्स कप रेगाटा की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में हुई थी। 87 में हुई थी और फुकेट थाईलैंड में प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है 1 सप्ताह के लिए। इसके बाद प्रधानमंत्री स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में है। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। हमने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया। मनोहर पार्रिकर जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश से अगली न्यूज़ है। नई ट्रेन काशी तमिल संगम की हुई है घोषणा। किस काशी तमिल संगम आयोजित किया जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, उसी के तौर पर इसका जो है उद्घाटन किया गया है। इसके बाद जम्मू कश्मीर से अगला न्यूज़ है। जम्मू कश्मीर को आयुष्मान भारत ID कार्ड जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है। मतलब जितना आयुष्मान भारत ID कार्ड जम्मू कश्मीर में जनरेट हुआ उतना और कहीं नहीं जनरेट हुआ है। इसके बाद जम्मू कश्मीर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 के जश्न के दौरान टेली परामर्श श्रेणी में दूसरा पुरस्कार भी प्राप्त किया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। केरला से अगला न्यूज़ है। कोची में 5वें कोची मुजरिस बिएनल की शुरुआत की गई है। ये है क्या मुजरिस बिएनल? ये समकालीन कला प्रदर्शनी में कोची मुजरिस में समकालीन कला प्रदर्शनी का एक जो है वो सम्मेलन है। इसका 5वां संस्करण है। 12 दिसंबर 2022 से कोची में शुरू हो रहा है। इसमें विभिन्न देश के 90 कलाकारों से अधिक और 200 प्रमुख रचनात्मक परियोजनाओं को 10 अप्रैल 2023 तक इसको जो है वो आयोजित किया जाएगा। इसका जो शीर्षक है इन आवर वेंस फेलो इंक एंड फायर शीर्षक वाली इस प्रदर्शनी को भारतीय मूल की कलाकार सुभागी राव ने प्रबंधित किया है। इसके बाद महाराष्ट्र से हमारा अगला न्यूज़ है। महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। मेनली नागपुर और शिरडी को जोड़ने के लिए यह परियोजना होगी। इसके बाद केरल से अगला न्यूज़ है। केरल के बीज फार्म को घोषित किया गया भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म। ये हमने हेडलाइन में भी डिस्कस किया है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। इसके बाद सुक्खू बने हैं। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बने हैं। ये कांग्रेस के नेता हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद इसमें बाकी और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मैप इन न्यूज़ की सीरीज में है। सांगे ज्वालामुखी मैप इन न्यूज़ में था। तो ये कहाँ पर है? सांगे ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। ये एक सक्रिय स्तरित ज्वालामुखी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यह ज़्यादातर स्ट्रोम्बोलिन गतिविधि को प्रदर्शित करता है, ये याद रखने वाली बात है। तो सांगे
सांगे ज्वालामुखी, दो तीन चीज़ याद रखिएगा, इक्वाडोर में है, सक्रिय स्तरित ज्वालामुखी है, स्ट्रोम्बोलिन गतिविधि प्रदर्शित करता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो पढ़ लें। तो इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।